गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है 10th का जो है एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की उसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन वी एवर रेफर टू द इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ एमर्ज इन लास्ट 50 ईयर्स ना। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या बात है, जो इकोनॉमिक सिस्टम आया है लास्ट 50 ईयर्स में, जो इकोनॉमिक सिस्टम एमर्ज हुआ पूरी दुनिया में, जो इंटरकनेक्टेडनेस एमर्ज हुई है। बट हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे, यू विल सी इन दिस चैप्टर जो मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ उसकी एक लंबा इतिहास, एक लंबी हिस्ट्री है। ट्रेड की होगी, चाहे माइग्रेशन की, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं काम की तलाश में, ठीक है। तो जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल या फिर मच एल्स और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एज यू विल थिंक कि ये जो ड्रामेटिक और विजुअल चेंज जो एकदम से दिख रहा है ना, ड्रामेटिक और विजुअल चेंज, ड्रामेटिक एंड इंटरकनेक्टेडनेस इन अवर लाइफ्स टुडे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच द वर्ल्ड विच वी लिव इन हैज़ एमर्ज। तो हमें एक फेज वाइज मैनर में पढ़ना होगा कि जो आज हम टुडे हम लोग जो प्रेजेंट में जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक फेज वाइज मैनर में चेंज हुआ है। इट्स नॉट ए सडन और अब्रप्ट चेंज, ठीक है। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। देखो ना, जैसे हम ऑल थ्रू हम हिस्ट्री को देखेंगे ना, जैसे तो सोसाइटी जो है ना पहले आइसोलेशन में थी, तो क्या है, धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आई है, इंटरकनेक्टेडनेस, एक दूसरे से जुड़े हैं। एंशिएंट टाइम्स में देखो, ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट जो हैं, पिलग्रिम्स है ना, ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज। आपने देखो फाहीन है, यूनसांग है, जो बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए जो चाइना से इंडिया आए हैं, या फिर कोई अरब ट्रैवलर आया है जो मैप बना रहा है। तो ये ऑल ओवर द वन इन सर्च ऑफ नॉलेज जो है वो उस डिस्टेंस पर ट्रैवल किए, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए, ब्रिटिश इंडिया में कॉलोनाइज किया। अच्छा, वो कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, वो कोई स्केप करने के लिए, परसिक्यूशन, कहीं किसी का परसिक्यूशन हो रहा है, जैसे जूइश का परसिक्यूशन हो रहा था तो वो भागे कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट रीजंस की वजह से लोग मूव करते रहे थ्रू आउट द हिस्ट्री। इंटरकनेक्टेडनेस था, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज भी। एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का होता था प्रेजेंट मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड 3000 साल पहले, 3000 BC में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो और 6000 ईयर्स अगो। सो देर यूज टू बी ए ट्रेड लिंक बिटवीन वेस्ट एशिया एंड इंडिया। अब फ्रॉम मोर देन मिलीनिया जो है द हिंदू और द सी शेल्स, हिंदी और सी शेल यूज एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी, सी शेल्स यूज होती थी एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसको हिंदी में काउडी भी कहते हैं, काउरीज। फ्रॉम मालदीव्स वी फाउंड ए वे टू चाइना इन द ईस्ट अफ्रीका। हम मालदीव से ईस्ट अफ्रीका और चाइना का तरह रास्ता। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो हैं, जो स्प्रेड ऑफ डिजीज हुए हैं, वो ट्रेस किए जा सकते हैं एज बैक टू ए 7th century। बाय द 13th century इट हैड बिकम एन अनथिंकेबल लिंक, अनमिस्टेकेबल लिंक। तो इंटरकनेक्टेडनेस नो डाउट थ्रू आउट द हिस्ट्री रही है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न टाइम में ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि फास्टर मूवमेंट किया है। जैसे सिल्क रूट जो लिंक था, सिल्क रूट का लिंक था कि नहीं, सिल्क रूट इज गुड एग्जांपल है जो वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड है, ट्रेड लिंक होता था जो बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द जो वेस्ट बाउंड चाइना से जो है सिल्क के कार्गोज जो हैं इस रूट से जाते थे अलॉन्ग रोम तक, यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका तक, ठीक है। दे आल्सो नोन एज एग्जिस्ट इवन बिफोर क्रिश्चियन एरा, BC में भी, बिफोर क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा से पहले भी, तो थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th century। बट चाइनीज पोटरी जो ट्रैवल की है सेम रूट से, टेक्सटाइल, स्पाइसेस जो है इंडिया की, साउथ एशिया की, ये सिल्क रूट से कहाँ, यूरोप तक जाती थी कि इन रिटर्न जो है वहाँ से गोल्ड सिल्वर जो है वो एशिया में, यूरोप से जो है एशिया में आता था। तो ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज जो है ऑलवेज जो है हैंड टू हैंड, हाथ, मतलब आप एक हाथ से दो रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो। अर्लियर क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू, जो अर्लियर क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ठीक है, वो किस सिल्क रूट से ट्रैवल किए होंगे, एज डिड अर्लियर जो मुस्लिम प्रीचर्स थे जो फ्यू सेंचुरीज लेटर। तो मच बिफोर द बुद्धिज़्म जो एमर्ज हुआ जो ईस्टर्न इंडिया में, वो भी स्प्रेड हुआ वैसे जो है सेवरल डायरेक्शंस में थ्रू द इंटरस्पेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिल्क रूट। फूड ट्रैवल देखो, स्पेगेटी एंड पोटैटोज, देखो फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल। फूड के भी एक एग्जाम्पल है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है कल्चरल एक्सचेंज का।
हम लोग चाइनीज़ फूड इंडिया में खा रहे हैं तो अमेरिका में भी चाइनीज़ फूड मिल रहा है। इंडिया में जो है बर्गर और पिज़्ज़ा ये इंडिया का थोड़ी है। बिरयानी ट्रेवल्ड फ्रॉम द मिडल ईस्ट। एवरी इवन रेडी फूड स्टफ इज डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर ए कॉमन ओरिजिन। टेक स्पेगेटी और नूडल्स, ये इट इज़ बिलीव कि ये ट्रैवल हुई है वेस्ट फ्रॉम चाइना से टू बिकम स्पेगेटी, मतलब और परहैप्स जो अरब ट्रेडर थे उन्होंने 5th सेंचुरी में क्या है, सिलिसिया एक आइलैंड है जो इटली में है, नाउ इन इटली, सिमिलर फूड वाज आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। सो द ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन में बी नेवर बी नोन, कि कहाँ से ये निकला है ओरिजिन जो है ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि सिलिसिया में भी होता था, ठीक है, चाइना में इट्स फेमस इन चाइना, जापान में है, इंडिया में भी ऑल्सो इट वॉज अवेलेबल नूडल्स। येट सच गैस वर्क सजेस्ट, ये गैस वर्क हमें क्या कुछ सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जो कल्चरल कनेक्ट्स हैं वो मॉडर्न टाइम से पहले भी थे। मेनली जो हमारे कॉमन फूड हैं जैसे पोटैटोज़ है, जैसे सोया है या ग्राउंड नट है, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन आर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर अंटिल 5-6 सेंचुरीज अगो। 500 साल पहले ये चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स को पता भी नहीं थी। ये फूड्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए थे यूरोप में और एशिया में आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इंसिडेंटली जब उसने वास्ट कॉन्टिनेंट जो था जिसको लेटर अमेरिका कहा गया उसने डिस्कवर किया था। Here we will use America to describe North America and South America as Caribbean, ओके। तो इनफैक्ट जो बहुत सारे हमारे कॉमन फूड हैं वो अमेरिकाज के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से भी आए हैं, जो जिनको अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, ठीक है। देखो समटाइम जो नए क्रॉप्स हैं कुड मेक डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। जो नए क्रॉप्स कभी कभी उठते हैं ना, क्यों? क्योंकि यूरोप में जो पुअर्स हैं वो उन्होंने शुरू किया ईट करना बेटर एंड लीव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जो हम्बल पोटैटोज है। अब आयरलैंड के जो गरीब किसान थे, पीजेंट्स थे, बिकेम डिपेंडेंट, वो पोटैटोज पे डिपेंड हो गए, और जो डिजीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया पोटैटो क्रॉप्स इन मिड 1840, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं, हंड्रेड्स एंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो भूख से मर गए। तो पोटैटो जो है बिकेम ए फूड, मतलब वो फूड जिसपे जो है गरीब लोग जो है अपनी सब्सिस्टेंस करते थे। अब कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, देखो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर द यूरोपियन सेलर फाउंड ए सी रूट टू Asia and also successfully crossed the West Ocean to America. For centuries before, the Indian Ocean had been bustily trading with goods and people, knowledge and custom, and crisscrossing its water. The Indian subcontinent was central to the flow and crucial point in their network. The entry of European helped expand and redirect some of these flow toward Europe. देखो इंडियन ओशन जो है ना, इंडियन ओशन अफ्रीका वेस्ट एशिया में ट्रैवल होता था, बट मेनली जो है ना पहले यूरोप के साथ ट्रेड हमारा बाई लैंड होता था, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ सी रूट्स ना तो क्या हुआ, ट्रेड फ्लो जो है और फास्ट हुआ है विद द ट्रेड रूट विद अमेरिका। तो ये क्या हुआ, अब क्रिस क्रॉस ऑफ कल्चर जो है थोड़ा फास्ट हुआ। बिफोर इट्स डिस्कवरी जो अमेरिका देखो ना, जो अमेरिका का सी रूट है उसको डिस्कवर करने से पहले अमेरिका जो है कट ऑफ था किसी भी रेगुलर कंट्रैक्ट से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मिलियन ऑफ ईयर से जो है अमेरिका के साथ जो है पूरे वर्ल्ड का कोई कनेक्शन नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस के जो है डिस्कवर करने के बाद अमेरिका तो पहले भी एग्जिस्ट करता था ना, उसने कोई नई चीज़ डिस्कवर थोड़ी की, बट वो कनेक्ट जो है ना वो कोलंबस के बाद आया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड एक वास्ट लैंड और अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स जो है ना वो ट्रांसफॉर्म द ट्रेड एंड लाइव्स ऑफ एवरीवेयर। हमें एक पूरा कॉन्टिनेंट मिल गया, दो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जिससे हम लोग जो है वास्ट नंबर ऑफ गुड्स यूज नाउ एंड ट्रेड कैन बी ट्रेवल्ड, जो एनहेंस की हमारी जो है वर्ल्ड की जो है एक किस्म की ट्रेजरी। प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली जो सिल्वर है फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू और मेक्सिको में, उन्होंने यूरोप की वेल्थ को और फाइनेंस को और उसके ट्रेड को जो है एशिया के साथ और एनहेंस किया। फिर लीजेंड स्प्रेड हुए कि 17th सेंचुरी यूरोप ऑल्सो अबाउट साउथ अमेरिका फेबल वेल्थ, मेनी एक्सपीडिशंस जो है सेट ऑफ की गई एल्डोराडो के लिए, एक गोल्डन, जिसको एक गोल्ड सिटी कहते थे कि कोई एग्जिस्ट करती है। अब पुर्तगीज और स्पेन का जो कन्क्वेस्ट हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ अमेरिका का, ये एक डिसाइसिव था अंडर वे ऑफ मिड 16th सेंचुरी। यूरोप जो कन्क्वेस्ट वो सिर्फ रिजल्ट कोई सुपीरियर फायर पावर पे नहीं हुआ, कोई रिजल्ट ऑफ फायर पावर नहीं है। इनफैक्ट जो मोस्ट पावरफुल वेपन जो स्पेनिश कॉन्करर ने है वॉज नॉट कन्वेंशनल जो मिलिट्री वेपन एट ऑल, ये जर्म्स थे ऑफ जैसे स्मॉल पोक्स जो कैरी किए गए ऑन देयर पर्सनस बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन। अमेरिकन जो ओरिजिनल हैबिटेंट थे उनके पास कोई इम्यूनिटी उनको देखो ना, क्योंकि अब अमेरिकन जो थे वो वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेटेड थे, तो वो इन डिजीज़ से जो है ना इम्यून नहीं थे। और स्मॉल पोक्स जो है वो प्रूव की गई एक डेडली किलर,
क्योंकि वो इम्यून नहीं थे उस चीज़ों से। तो जैसे ही इंट्रोड्यूस की, ये स्प्रेड कर गई कॉन्टिनेंट के बीच में, और यूरोप जो है, जहाँ जहाँ यूरोपियन पहुँचे वहाँ वहाँ, और इन्होंने किल कर दी। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड द होल कम्युनिटी एंड पेव्ड ए वे फॉर कन्क्वेस्ट। तो थ्रू डिजीज वे जो है कॉन्कर किया गया। दे फाउंड द वीकनेस दैट दे डोंट हैव द इम्यून सिस्टम दैट कुड फाइट विद दीज काइंड ऑफ डिजीजेस, बिकॉज दे वर आइसोलेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया उन्होंने अमेरिका के साथ, एंड दे डिडंट यूज द कन्वेंशनल वेपन्स टू कॉन्कर दीज लैंड्स। इट इज़ क्वाइट इनह्यूमन बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, गन कुड बी ब्रोट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, बट डिजीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्कर्स वेर मोस्टली इम्यून। अब देखो, गन्स और जो बंदूक से ना, जो गन्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो पाउडर्स है, ब्लैक पाउडर जैसी चीज़ें, ये जो चीज़ें तो वो लोग छीन के इन पे भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन डिजीजेज जो है, यूरोपियन तो अब इम्यून थे, क्योंकि यूरोपियन हैव सफर्ड फ्रॉम दीज डिजीजेज एंड दे नो द मेडिसिन, बट द ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ अमेरिका, दे वर नॉट immune to these diseases, so they don't had something to fight back. Until 19th century poverty और हंगर जो था एक कॉमन था यूरोप में। सिटीज़ जो थी क्राउडेड थी और डेडली डिजीज जो वाइड स्प्रेड करते, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट कॉमन थे, रिलीजियस डिसेंटर्स वेर प्रोसिक्यूटेड। अब थाउजेंड्स जो थे वो यूरोप से भागकर अमेरिका पहुंचे, है ना। हेयर बाई 18th सेंचुरी जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन में जो काम करते थे ना, टी कॉफ़ी ये चीज़ों में, और भी बहुत से एग्रीकल्चर में, वो स्लेव्स थे जो अफ्रीका से कैप्चर करके लाए गए थे, जो यहाँ पे कॉटन शुगर उगाते थे यूरोपियन मार्केट के लिए। अनटिल वेल इन द 18th सेंचुरी चाइना और इंडिया जो थे अमोंग द जो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज थे, वो प्री एमिनेंट इन एशियाज ट्रेड। However, from the 15th century, China is said to have, चाइना ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओवरसीज कॉन्टैक्ट और रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, कि एक अलग रहने लगे, अपने आप को बाहर के ट्रेड से, बाहर के लोगों से कॉन्टैक्ट से बंद करना शुरू कर दिया 15th सेंचुरी। अब चाइना ने रिड्यूस कर दिया अपना रोल जो है, राइजिंग जो इंपॉर्टेंस है अमेरिका में, ग्रेजुअली मूव टू द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड वेस्टवर्ड। अब जैसे चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, वर्ल्ड से स्टॉप कर दिया, तो जो है जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो कहाँ शिफ्ट होने लगा, टूवर्ड द वेस्ट, जो ईस्ट हुआ करता था इंडिया एंड चाइना। अब यूरोप अब इमर्ज हुआ एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि ट्रेड चाइना ने कंप्लीटली इनक्लोज कर दिया और इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोप। तो यूरोप तो जनरली क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो अब शिफ्ट हो गया वेस्टवर्ड की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ 19th सेंचुरी जो 1815 से जो है 1914 में क्या हुआ, जो वर्ल्ड जो है चेंज हुआ प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो इकोनॉमिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज होती हैं विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। जो फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड है, जिसमें 19th सेंचुरी रेफरली लार्जली एज ए ट्रेड इन गुड्स में हुआ, जैसे क्लोथ्स है, वीट है, मतलब ये चीज़ें रॉ में जो है ना। और सेकंड फ्लो हुआ लेबर का, जो माइग्रेशन हुई लोगों की, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की तलाश में लोग निकले, दूसरा ये हुआ। थर्ड मूवमेंट हुआ वो है कैपिटल का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कोई अमेरिका से पैसा ला के या इंग्लैंड से पैसा ला के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है टी प्लांटेशन में, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा है और वो वापस ले जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें तो 3 तरह की हुई। पहला फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ जो गुड्स का, जैसे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स इंडिया में लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इंडिया से लार्ज नंबर ऑफ गुड ले जा रहा है, लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं। तीसरा हुआ कि लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में लेबर का फ्लो हुआ। तीसरा हुआ कि पैसे का फ्लो, कि यहाँ से लाके यहाँ इन्वेस्ट करो, पैसा यहाँ से कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, एक्सट्रैक्ट करो और ले जाओ वापस। तो इस टाइप के ये तीनों टाइप के फ्लोज जो है ना, वो क्लोजली इंटरवोवन है और एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। जो इंटरकनेक्टेडनेस था समटाइम बी ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, जब लेबर माइग्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती थी, जब गुड्स और कैपिटल फ्लो की था, देन कैपिटल फ्लो। येट इसने हेल्प किया अंडरस्टैंड कि 19th सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बेटर थी इफ़ वी लुक एट द 3 फ्लो टुगेदर। अगर हम तीनों फ्लोज को ना, गुड्स को, पैसे को और लेबर को, अगर तीनों को देखें तो 19th सेंचुरी जो ट्रेड था दैट वाज फ्लोरिशिंग एंड वाज अ बेटर इकोनॉमी। वर्ल्ड वाज एट बेटर। अब देखो, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप्स। देखो, ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इंडस्ट्रियल यूरोप। अगर हम इंडस्ट्रियल जो यूरोप देखें, उसका जो ट्रेडिशनली जो कंट्री थी ना, लाइक जो सेल्फ सफिशिएंट थी फूड में, जो सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपना जितना उगा रही है वो अपने कंट्रीज़ के लिए जो है उतना बहुत था। बट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटेन की जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो कम हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुआ, सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो क्या हुए, कम हुए। अब व्हाट वाज दिस, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लेट 19th सेंचुरी में वो इंक्रीज हुई। अब डिमांड जो है फूड ग्रेन्स की वो बढ़ी ब्रिटेन में,
और अर्बन सेंटर्स जो थे वो एक्सपैंड हुए, इंडस्ट्रीज जो है ग्रो हुई, और डिमांड जो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पीपल जो है जॉब की साइड में विलेजेस से, कंट्री साइड से इंडस्ट्रीज अब सिटीज़ में आए, सिटीज़ जो है स्वेल हो गई। अब डिमांड जो है ग्रेन्स की जो है बड़ी, फूड ग्रेन्स की। और इस प्रेशर में जो लैंडेड ग्रुप्स थे, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। देखो, द लॉ अलाउइंग गवर्नमेंट टू डू वेर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ। अब कौन ला के थे, जो अनहैप्पी थे, जो हाई जब फूड प्राइसेस हुए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो अर्बन डेवलपर्स थे, उन्होंने फोर्स कर दिया कॉर्न लॉ, ठीक है, कि इंपोर्ट जो है कॉर्न का बंद किया जाए दूसरी कंट्री। आफ्टर जब कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, तो फूड जो है वो इंपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में और सस्ता। देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। जितना कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उससे सस्ता तो इंपोर्ट हो रहा है। तो हम लोग जो ये लोकल एग्रीकल्चर से किस लिए लेंगे? जो ब्रिटिश के एग्रीकल्चर है वो compete नहीं कर पा रहे थे इंपोर्ट के साथ, क्योंकि अब लोकल जो सस्ता हो गया ना, क्योंकि लोकल अगर कमा रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो बाहर से जो है सस्ता आ रहा है। तो ये लोग जो है ये इस एक्सपोर्ट के साथ, इंपोर्ट के साथ जो है compete नहीं कर रहे थे। तो वास्ट एरिया ऑफ लैंड जो है फिर लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, और थाउजेंड्स ऑफ जो मैन थे वो और वुमेन थे वे थ्रोन आउट ऑफ द वर्क। ये फोक्स जो है सिटी में माइग्रेट किए, ओवरसीज़ में माइग्रेट किया और काम किया, और लिवलीहुड की तलाश में। तो जैसे ही फूड प्राइसेस जो है गिरे, तो कंजम्पशन, यूरोप की कंजम्पशन राइज हुई। देखो, प्राइसेस गिरेंगे तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे ना। तो मिड 19th सेंचुरी में जो फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हुआ ब्रिटेन में, उससे जो है इनकम भी लोगों की बढ़ी, और ज़्यादा फूड भी जो है अब इंपोर्ट हो रहा था अराउंड द वर्ल्ड। तो अराउंड द वर्ल्ड जो ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लैंड जो है बहुत सारी क्लियर की गई, फूड प्रोडक्शन को एक्सपैंड किया गया ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज में, और वहाँ से जो है फूड को क्या एक्सपोर्ट करने लगे। अब इट वॉज नॉट इनफ merely to clear the land for agriculture. Railway was needed to link the agriculture region in the port. New harbors were built, old ones expanded, and ships to ship the new cargoes. People had to settle on the lands to bring them under the cultivation. This meant that the building homes and settlement, all these activities in turn required capital and labor. Capital flowed from the financial centers such as London, and demand for labor in this place where labor was in short supply, as in America, Australia, led to the migration. अब देखो, अब कॉलोनीज़ में सिर्फ लैंड को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करना ही काफ़ी नहीं था, उसके लिए रेलवे लाइन भी चाहिए थी, जो इन सारे गुड्स को जो है पोर्ट्स पे लेके आएगा और यहाँ से जो है शिप किया जाएगा यूरोप में। फिर रेलवे लाइन बिछानी पड़ी, जो है शिप्स के जो शिपयार्ड से इनको कार्गोज को जो लेके जाएंगे, ये हार्बर्स को बड़े बनाना पड़ा। अब लोगों को भी यहाँ ले जाके सेटल करना पड़ेगा ना, जो लोग यहाँ पे कल्टिवेशन करेंगे। इसका क्या मतलब है कि वहाँ घर बनाने पड़ेंगे, सेटलमेंट बनाने पड़ेंगे, फिर पैसा भी तो चाहिए। तो कैपिटल भी फ्लो हुआ बड़े बड़े बिग सिटीज़ से, रिच सिटीज़ जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से, जैसे लंदन है। तो डिमांड लेबर की इंक्रीज हुई, अब लेबर की डिमांड इंक्रीज हुई तो माइग्रेशन हुआ, आउटपोर इनपोर। तो नियरली 50 मिलियन पीपल जो है इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 19th सेंचुरी। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन एस्टिमेटेड जो अपने घर छोड़कर जो है क्रॉस्ड ओशन, मतलब समुद्र को क्रॉस करके वॉस्ट डिस्टेंस पे गए एक बेटर फ्यूचर के लिए। इस तरीके से ये सब चीज़ें चली। तो उस बाई 1890 एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसने शेप लिया, जिसमें कॉम्प्लेक्स चेंजेस आई, बहुत सारी लेबर की मूवमेंट पैटर्न में, कैपिटल फ्लो में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। तो फूड जो है नो लॉन्गर केम फ्रॉम नियर बाई विलेजेस और टाउन्स। जैसे कंट्री साइड से फूड आता था ना नई सिटीज़ में, अब वैसा नहीं। अब लार्ज डिस्टेंसेज जो है थाउजेंड्स ऑफ माइल से आने लगा, ठीक है। Perhaps recent arrived who were now working at large farms only generation ago and has now more like been a forest. अब जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो जो लार्ज फार्म पे, वो कल कहीं फॉरेस्ट था जो आज क्लियर करके लैंड है। तो इट वाज, ये ट्रांसपोर्ट रेलवे के होने लगा जो इसी पर्पज़ के लिए बनाई थी। शिप्स जो है इंक्रीजिंगली मैंड होने लगी फ्रॉम डिकेड एंड लो पेड वर्कर्स जो हैं साउथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका और कैरिबियन से लाकर इनको काम करवाने लगा। तो ये जो ड्रामेटिक चेंज हुई थ्रू ऑन स्मॉल स्केल अकड़ क्लोज टू होम इन वेस्ट पंजाब में, हेयर इन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नेटवर्क ऑफ इरिगेशन सिस्टम बनाया है ना, और ट्रांसफॉर्म कर दिया जो सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड थी एक फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में, जो वीट और कॉटन ग्रो करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। कैनाल कॉलोनीज बनाई गई, जो एरिया इरिगेट की जाएगी, नई कैलान। तो जो पंजाब का एरिया, जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में लाया। जब बहुत से हमने जो फॉरेस्ट राइट्स पढ़े थे ना, फॉरेस्ट एक्ट्स पढ़े थे, ये किए गए ताकि टिम्बर की जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके, शिप्स बिल्डिंग के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करेंगी। ऑफ कोर्स फूड एक मेरली एग्जांपल है। सिमिलर स्टोरी हम कॉटन की बात बोल सकते हैं, या कल्टीवेशन जो एक्सपैंड हुई वर्ल्ड वाइड,
जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स के लिए मैनचेस्टर्स में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में वहाँ पे हुआ, जहाँ से फिनिश गुड्स फिर ऑल ओवर द कॉलोनीज जो है एक्सपोर्ट किया जाने लगा और इनकम जनरेट की गई। रबर की बात बोल सकते हैं, इंडीड सो रैपिडली डिड दिस रीजन स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डेवलप दैट 1820 से 1814 में जो वर्ल्ड ट्रेड है वो मल्टीप्लाई हो गया 25 से 40 टाइम। नियरली 60% ऑफ द ट्रेड जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जैसे वीट, कॉटन और मिनरल्स, ऐसे कोल्स। अब इसमें रोल टेक्नोलॉजी का भी आता है। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? देखो, जो रेलवेज हैं, जो स्टीम शिप्स हैं, जो टेलीग्राफ है, वो एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। इनके बिना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि 19th सेंचुरी का ट्रेड इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो हैं वो रिजल्ट है कि लार्ज जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जो कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेट हुई, नई इन्वेस्टमेंट आई, इंप्रूवमेंट हुई ट्रांसपोर्टेशन में, फास्टर रेलवेज लाए गए, लाइटर वेगन्स लाए गए, लार्जेस्ट बड़ी बड़ी शिप्स लाई गई। इन्होंने हेल्प किया कि और फूड जो है और चीपली जो है वो जो है फार्म जो है ना, फार्म से जो है फाइनल मार्केट तक जो है ईजिली और चीप पहुँचे ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। समझे? Trade in meat is a good example of this interconnectedness. Till 1870, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. But the livestock took a lot of ship space. Many of died in voyage until fell ill, lost weight, and became unfit to eat. Meat was hence an expensive luxury beyond the reach of European power. Hence, the price in turn kept the demand and production until development of new technology, namely refrigerated शिप्स विच एनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिश्ड फूड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। देखो, मीट जो है ना, मीट का जो है ना एक अच्छी एग्जांपल है कनेक्टेडनेस की प्रोसेस। देखो 1870s तक दोस्तों ने 1870 तक क्या था कि जिंदा जो है एनिमल्स को जो है, कैटल्स को जो है वो अमेरिका से जो है यूरोप में लाया जाता था, और बहुत सारे जो है ना रास्ते में मर जाते थे, कोई बीमार पड़ गया, कोई जो है अपना वेट लूज कर देते थे क्योंकि इतनी लंबी वॉयज होती थी। अब बहुत सारे फिट टू ईट नहीं होते थे, तो मीट के प्राइजेस जो है ना, मीट एक लग्जरी आइटम माना जाता था, ठीक है, बहुत महंगा होता था, तो गरीब लोग नहीं खा सकते थे, है ना। तो अब क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो रेफ्रिजरेटेड फ्रिज आने लगे, जिसमें आप लोग जो है काट के जो है पेरिश्ड फूड को भी रख सकते हो कई दिनों तक, है ना, और यूज़ कर सकते हो। अब जो एनिमल जो है स्लॉटर होने लगे फूड को इस पॉइंट पे, जैसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो क्या है, इनको काटा जाता था, इनको फ्रोजन मीट बनाकर एज ए फ्रोजन मीट, और फिर जो है शिपमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती थी, प्राइस भी यूरोप में कम हो गया, तो पुअर पीपल अब कंज्यूम करने लगे और वेरिड डाइट्स। तो ये जो थी ना, जो अर्लियर मोनोटोमी थी ब्रेड की और पोटैटोज की, वो अब रही नहीं, थ्रू नॉट एट ऑल। एंड अब मीट भी ऐड हो गया, बटर और एग्स जो है इसकी डाइट में, क्योंकि अब रेफ्रिजरेटेड हो गए, तो बेटर कंडीशन जो है प्रमोट हुई, सोशल पीस जो है कंट्री के अंदर सपोर्ट करने लगे वो। अब लोगों को जब बेटर फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो वो इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करने लगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इट इज़ अ गुड थिंग यू कैप्चर, तो आप कॉलोनीज बनाइए दूसरी जगहों पे बेटर, क्योंकि लिविंग कंडीशन लोगों वहाँ के लोगों को मिलने लगी। तो लेट 19th सेंचुरी की कॉलोनी, जब ट्रेड फ्लोरिश हुआ और मार्केट एक्सपेंडेड इन लेट 19th सेंचुरी, बट दिस वाज नॉट ओनली द पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी। अब ये पीरियड सिर्फ ट्रेड एक्सपैंड होने का या फिर जो है बेटर लिविंग कंडीशन मिलने का, यहाँ पे वहाँ पे खुशहाली का जो है यूरोप के लिए नहीं था। इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि देर यहाँ इसकी कुछ डार्कर साइड भी है इस प्रोसेस के। बहुत से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है, जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड और क्लोजर रिलेशनशिप जो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ था, ये इसका ये भी मतलब था कि फ्रीडम और लिवलीहुड बहुत लोगों की ख़त्म भी हो गई। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप का कॉन्क्वेस्ट ने बहुत सारे पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं कॉलोनलाइज सोसाइटीज़ में जो है पूरे वर्ल्ड में लाए। फॉरेस्ट का कट डाउन एक ऐसा नहीं है चीज़ कि लार्ज स्केल फॉरेस्ट कट डाउन हुए लैंड कल्टीवेशन के लिए, लार्ज स्केल एनिमल। आप मैप को देखो, लुक एट दिस मैप, ठीक है, यू विल सी कि कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट। आप देख रहे हो, ये देखो कंट्रीज की बॉर्डर्स, ये देखो, ये देखो। तो well, in fact, this was almost how the rival European power in Africa drew the boundaries demarcating their respective territories. तो कहीं फ्रेंच है, तो कहीं यूरोप है, यूरोप में कहीं पुर्तगीज़ है, कहीं इंग्लैंड है। तो इन 1800 जो बिग यूरोपियन पावर थी वो मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द, जो कि क्या है, हम लोग अफ्रीका को जो है अपने अपने हिस्सों में बांटेंगे। अब ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, उन्होंने वास्ट एडिशन की अपने ओवरसीज टेरिटरीज की लेट 19th सेंचुरी, जैसे बेल्जियम और जर्मनी जो है नई कॉलोनियल पावर बनी, यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन गए लेट 90s में, जो ओवरसीज कॉलोनीज ली जैसे हेल्ड बाय स्पेन उनसे। अब वन एग्जांपल ऑफ ये डिस्ट्रक्टिव जो इम्पैक्ट था कॉलोनीज का इकोनॉमी पे और लिवलीहुड पे, जो लोग वहाँ पे कॉलोनाइज थे उन पे।
वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग, देखो इन अफ्रीका में 1890 में जो वाइड स्प्रेड डिजीज आया कैटल प्लेग को, या फिर इसको रिंडरपेस्ट भी कहते हैं, उसका टेरिफाइंग इम्पैक्ट हुआ जो लोगों की लिवलीहुड और लोकल पीपल्स की जो लाइफ पे। दिस इज द गुड एग्जाम्पल जो वाइड स्प्रेड जो है यूरोपियन इंपरलिज्म का इम्पैक्ट जो कॉलोनियल सोसाइटी में हुआ। इट शो के जो एरिया जो हैं कॉन्क्वेस्ट किए गए हैं, इवन डिजीज अफेक्टिंग कैटल जो है रीशेप उनकी जो एक कैटल्स है ना, जो डिजीज, उनकी भी लाइफ रीशेप की, फॉर्चून जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल की और उनके रिलेशन जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। हिस्टोरिकली अफ्रीका जो है उसके पास एबेंडेंट लैंड है और रिलेटिवली कुछ स्मॉल पॉपुलेशन थी अफ्रीका की। फॉर सेंचुरीज जो लैंड और लिवली स्टॉक है ना, जहाँ की जो ज़मीन है, जो जो यहाँ के कैटल्स हैं, जो इसके काम बाकी चीज़ें हैं, वो अफ्रीकन की लिवलीहुड को सस्टेन कर रहा था। और लोगों को रेयरली जो है काम करना पड़ता था, मतलब वेजेस पे, मतलब किसी भी दिहाड़ी पे किसी के दिन। तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अफ्रीका जो था वर अ फ्यू कंज्यूमर्स गुड दैट वेजेस कुड बाई। कुछ ही चीज़ें थी जिनके लिए उन्हें काम करना पड़े और वो खरीदना पड़े, बाकी वो चीज़ें अपने लिए खुद करते थे। If you had been African possessing land or lively stock and there was a plenty for both, you would have to have a little reason। अगर आप अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो ना, तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपका गुजारा कर रही हैं, तो आपको काम करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। ख्वाहिशात जब इंसान की कम हो ना, कहते हैं ना, तो ज़िंदगी आसान होती है। तो लेट 19th सेंचुरी में यूरोप जो है अट्रैक्टेड थे अफ्रीका के, क्योंकि वास्ट रिसोर्सेज थे लैंड और मिनरल्स की भी। अब यूरोपियन अफ्रीका में आए कि वो एस्टेब्लिश करेंगे प्लांटेशन, माइंस और प्रोड्यूस करेंगे क्रॉप्स, मिनरल जो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। बट वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी, जैसे वहाँ लेबर की शॉर्टेज थी, क्योंकि लोग काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे वेजेस पैसों के लिए, क्योंकि उनका गुजारा हो गया। अब एम्प्लॉयर यूज्ड मेनी मेथड कि इन लोगों को हम लोग अपने रिक्रूट करें, अपनी हैवी टैक्सेस इम्पोज किए गए जो ये काम करके ही चुका सकते हैं प्लांटेशन और माइंस में। इनहेरिटेंस लॉज को चेंज किया गया सो दैट क्या है, जो पीजेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएं अपनी लैंड से और उनको कोई काम ना बचे और हमारे लिए आके लेबर का काम करें और हम लार्ज स्केल यहाँ से जो है मिनरल एक्सट्रैक्ट करें। सिर्फ ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली जो अलाउड था वो इनहेरिट करने के लिए अपनी फैमिली लैंड। एज ए रिजल्ट जो विच ऑफ द अदर वेर पुश्ड इनटू, जो बाकी लोगों को लेबर मार्केट में पुश किया गया। माइन वर्कर्स जो वेर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट फ्रीली। देन केम रिंडरपेस्ट, ए डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। देखो रिंडरपेस्ट अराइव हुआ अफ्रीका में 1880 में। ये कैरी किया जाता था कि इट वॉज कैरिड बाई ये इन्फेक्टेड कैटल जो इम्पोर्ट की गई थी ब्रिटिश एशिया से, जो टू फीड द इटालियन सोल्जर जो इन्वेड कर रहे थे इरिटेरिया में, ईस्ट एशिया में। अब इंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट जो है मूव हुआ जैसे फॉरेस्ट फायर होती है ये डिजीज, और रीच किया अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक 1892 में, ऑलमोस्ट 12 ईयर में। इट रीच द कैप अफ्रीका साउथ बोस्ट ट्रिप इन 5 years लेटर, एंड अलॉन्ग द वे रिंडरपेस्ट ने 90% जो कैटल्स हैं उनकी जो है उनकी जान ले ली, दे डेथ। ओके, अब क्या हो, जो लॉस ऑफ कैटल है ना, इसने अफ्रीका की लिवलीहुड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो प्लांटर्स और माइन ओनर्स हैं और कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुली उन्होंने मोनोपलाइज कर लिया ये जो कैटल्स की रिसोर्सेज। जैसे ही कम हुई ना, तो स्ट्रेंथ की उन्होंने अपनी पावर और फोर्स अफ्रीका के लेबर मार्केट में, और कंट्रोल कर लिया जो स्कार्स रिसोर्सेज थे ऑफ कैटल। और क्या इनेबल किया, यूरोप कॉलोनाइजर ने जो है इस तरीके से जो है कॉन्कर और सबड्यू किया अफ्रीका को थ्रू ए सिंगल डिजीज। सिमिलर स्टोरीज जो हैं कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट जो वेस्टर्न जो कॉन्क्वेस्ट हुआ जो अदर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, और वहाँ जो है स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीजेज वहाँ के लोकल पीपल को जो है इन्फेक्ट करके, यहाँ पे कैटल्स जो उनका लिवलीहुड था जिस पे वो सारा कुछ उनका जो है लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही थी, उनको मार के 90% पूरा अफ्रीका जो है सबड्यू कर लिया उन्होंने। इंडेंचर लेबर माइग्रेशन इंडिया से, देखो एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर माइग्रेशन लेबर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड टू साइड ऑफ नेचर ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड। इंडेंचर लेबर क्या है, ये इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ, देखो जब वर्ल्ड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था एज वेल एज ग्रेट मिजरी भी थी, हायर इनकम थी कुछ की और कुछ पॉवर्टी में थे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कुछ एरिया में थे और कुछ लोग जो है बुरी तरह से जूझ रहे थे। तो 19th सेंचुरी में जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो इंडियन और चाइनीज़ लेबरर को ना वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करने के, माइंस में और इन रेलवे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया में, इंडिया के जो इंडेंचर लेबर थे वो हायर किए गए अंडर कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें प्रॉमिस किया गया कि वो इंडिया में वापस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया दिया जाएगा आफ्टर जो है 5 साल का काम करने के जब बाद किसी प्लांटेशन में। अब मोस्ट इंडियन जो इंडेंचर लेबर थे वो आज के प्रेजेंट डे जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया से, और ड्राई डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु की है। तो मिड 19th सेंचुरी में ये रीजन जो है बहुत सारी चेंजेस जो है एक्सपीरियंस कर रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्री जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लैंड रेंट बहुत बढ़ गए थे, लैंड्स जो माइन उस प्लांटेशन के लिए क्लियर कर दी गई थी। तो इनकी जो है
ऑल दिस जो है अफेक्ट किया था लाइफ जो गरीब की, और वो रेंट पे करने से भी जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने से नहीं कर पा रहे थे, और जो है डीपली जो है कर्जे में थे, इंडेप्टेड थे, और उन्हें फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए काम की तलाश में। ठीक है, देखो ना, कंडीशंस ऐसी बना दो कि वो अल्टीमेटली खुद आपके पास चल के आए, ये यूरोप का असली था। तो मेन डिस्टिंक्शन जो इंडियन इंडेंचर माइग्रेट जो कैरिबियन में हुए, मेनली ट्रिडेंट, गियाना और सरिनम में, मॉरिशियस, फिजी में, क्लोजर होम्स में, तमिल जो माइग्रेट हुए, सीलन में, मलाई में, तो इंडेंचर वर्कर्स जो है वो रिक्रूट किए गए टी प्लांटेशन असम में। तो रिक्रूटमेंट इज डन बाई एजेंट्स इंगेज्ड बाई द एम्प्लॉयर्स एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। बहुत सारे माइग्रेंट ने एग्री किया कि वर्क करेंगे, होपिंग कि वो इस गरीबी से, इस ऑपरेशन से, घर की जो होम विलेजेस में, इससे आज़ाद हो जाएंगे। एजेंट्स ने उन्हें बड़े से प्रोस्पेक्ट चीज़ें दिखाई ना, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, फाइनल डेस्टिनेशन, मूड ऑफ ट्रैवल, नेचर ऑफ वर्क, लिविंग कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी। तो ऑफन जो माइग्रेटर थे ना, माइग्रेंट थे, हैव नॉट इवन टोल्ड कि वो कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी वो फोर्सफुली उन्हें अबडक्ट कर दिया जाता था, जो काम करने को जो माइग्रेट करने को तैयार नहीं। तो लेट 19th सेंचुरी का इंडेंचर है, इसको एक नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी डिफाइन किया गया। फिर प्लांटेशन पे पहुंचने का लेबर ने उनकी कंडीशंस अपनी देखी कि जो कभी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन इतनी हार्श थी कि कुछ ही फ्यू लीगल राइट्स थे, बट वर्कर डिस्कवर्ड देयर वे ऑफ सर्वाइवल एंड मेनी ऑफ देम जो है एस्केप हुए इस वीड से, एंड इफ दे कॉट फेसिंग सीवियर पनिशमेंट, कुछ भागने की कोशिश की, उन्हें पकड़ा गया। अदर डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्लेंडिंग कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। सो इंटरनेट जो एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन है वो ट्रांसफॉर्म इनटू ए राइटस कार्निवल कॉल होसे, इमाम हुसैन, फॉर इमाम हुसैन, जो वर्क करते सारे रेसेस का। तो बड़ा ही जो है ना सफरिंग था। बहुत सारे इंडेंचर वर्कर्स जो है ना वो वहीं रहने लगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी, और रिटर्न टू देयर न्यू होम आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। तो कॉन्सिक्वेंटली जो लार्ज कम्युनिटीज़ थी जो पीपल की इंडियन डिसेंडेंट की, वो इन कंट्रीज़ में जाके बस की। यू हैड अवर नेबल प्राइज विनर जो है राइटर हैं वी एस नेपुल। सम ऑफ यू में हैव फॉलोड दी एक्सप्लॉइट्स जो है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर शिवरायन चंद्रपाल और रमेश नरेश सरवन। इफ़ यू हैव वंडर्ड कि ये नेम्स जो हैं क्यों वेगली इंडियन साउंड करते हैं, चंद्रपाल जैसे राम नरेश सरवन है, तो आंसर ये है कि ये डिसेंडेंट है वो जो माइग्रेंट लोग, जो इंडेंचर लेबरर्स जो हैं वो जो इंडिया से गए थे। आप सुनील नारायण सुनते हो, तो समवेयर इनके जो ये डिसेंडेंट है उन लोगों के। फ्रॉम 19th सेंचुरी जो इंडियन नेशनल लीडर है वो इस सिस्टम, इंडेंचर लेबर के सिस्टम को, माइग्रेशन को एक अब्यूजिव और क्रूअल बताने लगे। अबोलिश हुआ 1921 में जाके, 100 ऑफ ईयर्स के बाद। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड जो डिसेंडेंट थे इंडियन इंडेंचर लेबर के, ऑफन थॉट ऑफ कुलीज रिमेन अनईजी माइनॉरिटीज, जो कैरिबियन आइलैंड में एक माइनॉरिटी की तरह रहने। सम इन नेपोल्स में अर्ली नोबल कैप्चरर देयर सेंस ऑफ लॉस और अलाइनेशन, उन्हें अपना घर बाहर परिवार, वो अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी मुल्क, सब कुछ छोड़ देना पड़ा, और वो वहीं के वहीं रह गए। वो एक माइनॉरिटीज़ की तरह बन के रह गए जो इतने सालों से। फिर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इन अब्रोड, देखो जो ग्रोइंग फूड और अदर क्रॉप्स है ना, वो वर्ल्ड मार्केट में उन्हें कैपिटल की जरूरत थी। अब लार्ज जो प्लांटेशनर थे वो तो बैंकों से लोन ले सकते थे, अब जो गरीब और छोटे किसान है वो क्या करेंगे? इंटर द इंडियन बैंक। देखो, डू यू नो दैट इज शिकरीपुर जो शरौफ है या नुटुकोटिया जो चेतैयर है, ये वो लोग हैं जो बहुत सारे ग्रुप्स थे बैंकर्स के, ट्रेडर के, जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करने को सिंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया से। अपनी फंड्स और अपनी बोरोइंग्स जो यूरोपियन मार्केट से बोरो करते थे, अपनी फंड्स लगाते थे। इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में जहाँ ट्रांसफर ऑफ मनी जो है लार्ज डिस्टेंस पे होता था, और इवन डेवलप एक इंडिजिनस फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। तो इंडियन ट्रेडर और मनी लेंडर जो है ना वो यूरोपियन कॉलोनाइजर को फॉलो करने लगे अफ्रीका में। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हुएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी फ्रॉम 1860, उन्होंने एक फ्लोरिशिंग एम्फोरिया जो है एट बिजी एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड कर लिया था। सेल करते थे लोकल इंपोर्टेड कूरियर्स टू टूरिस्ट हुज नंबर्स वर बिगिनिंग टू स्वेल थैंक्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल जो पैसेंजर वेसल्स हुए। तो इंडियन ट्रेड और कॉलोनाइजेशन और ग्लोबल सिस्टम। अब हिस्टोरिकली जो फाइन कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी वो एक्सपोर्ट होती थी यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश की कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट करे जो इंडिया से, और लोकल लोगों की मदद करे और रिस्ट्रिक्ट करे कॉटन को। अब टैरिफ इम्पोज हो गए कि क्लॉथ इम्पोर्ट जो है ब्रिटेन में। कॉन्सिक्वेंटली जो इनफ्लो ऑफ जो फाइन इंडियन कॉटन है वो भी डिक्लाइन हो गया। तो 19th सेंचुरी से क्या हुआ कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने ये देखा कि ओवरसीज मार्केट फॉर क्लॉथ, अब उन्होंने लगा कि हम जो ब्रिटिश में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं ना फाइन गुड,
है ना, सस्ता भी है, ये हम लोग बाकी कॉलोनीज में जो है ट्रैवल करेंगे। तो इंडिया की टेक्सटाइल जो है, इंडिया की टेक्सटाइल को जो ब्रिटिश में इंपोर्ट होने पर टैरिफ लगा दिए गए और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होने लगा, क्योंकि ये तो इंडिया तो उनकी कॉलोनी है, यहाँ तो वो उनकी मर्जी है, वो टैरिफ लगाए ना लगाए, तो लार्ज स्केल जो है गुड्स यहाँ इंडिया में डंप होने लगा और सस्ता भी होने लगा। तो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट तो डिक्लाइन होगी और इंपोर्ट बढ़ गई, ठीक है। तो इंडिया को जो है लार्ज स्केल इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटेन की वजह से। लार्ज स्केल गुड्स जो है वो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर गुड जो है वो इंडिया में फ्लड किए गए। फूड ग्रेन रॉ जो है एक्सपोर्ट किया गया, रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट किया गया यहाँ से, और इंपोर्ट जो है या वहाँ से यहाँ किया गया। तो इंडिया को जो है मतलब उनकी जो है लोकल जो हैंडीक्राफ्ट, जो कॉटन मिल्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ एक टर्म आती है रूरलाइजेशन कर दिया इंडिया को। इंडिया को एकदम मतलब गांव बना दिया, मतलब एक रूरल एरियाज बना दिए, बिग सिटीज़ फ्लोरिश ही नहीं हो पाई। इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशंस, इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन सब खत्म कर दिया। रेलवेज, लोग कहते हैं कि रेलवेज बनाई ब्रिटिश। अबे भाई रेलवेज तो उन्होंने इसलिए बनाई ना कि मुल्क के कोने कोने से हम लोग जो है रॉ मटेरियल जो है कम पैसों में ला के जो है यहाँ डॉक्स पे, यहाँ शिपयार्ड्स में, यहाँ पे पोर्ट्स पे लाएंगे। तभी तो उन्होंने रेलवेज बनाई। उन्होंने रेलवेज इंडियन लोगों के लिए थोड़ी बनाई, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई, ताकि फौज जो है जल्दी जल्दी जा सके कोने कोने में। और रॉ मटेरियल खींच के लाए, यहाँ से भेज रहे हैं और वहाँ का फिनिश गुड लाके इनके विलेजेस में, इनके गांव में आके डंप कर रहे हैं और खरीद रहे हैं लोग। इसलिए था। अब इंटर वॉर इकोनॉमी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1848 वो वाज मेनली फॉर जो यूरोप में लड़ी गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। कैसे हुआ? वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, एज यू नो, वाज फोर्ट बिटवीन दो पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में। एक साइड अलाइज थी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, दूसरी साइड थी और लेटर यूएसए जो उनके अपोजिट में थी, जो है सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन टर्की। जब वार स्टार्ट हुई 1914 में, बहुत सी गवर्नमेंट थॉट कि इट वुड बी ओवर बाई क्रिसमस, लेकिन इसने 4 साल तक लड़े। अगस्त में शुरू हुई, 1904 दिसंबर में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कितने 4 ईयर्स तक कंटिन्यू हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज लाइक वॉर लाइक नो अदर बिफोर। जो फाइटिंग इन्वॉल्व थी वो लीडिंग टू जो इंडस्ट्रियल नेशन थे वो नाउ हार्नेस करते थे, जो वास्ट पावर थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, जो उन्हें क्या किया, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट हुआ। जो सोल्जर्स थे वो तो कॉलोनीज से ट्रांसफर की गए ना, इंडिया लाइक कॉलोनी तो वेस्ट एशिया से। इकोनॉमिक लिंक्स थे, जो सम ऑफ द जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर थे वेर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। सो ब्रिटेन ने जो है लार्ज सम ऑफ मनी जो है यूएस बैंक से ऑन किया, यूएस पब्लिक से। और वॉर ने क्या यूएस को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि इंटरनेशनल डेप्टर टू द इंटरनेशनल क्रेडिटर। वॉर जो यूएस जो है ना, जो पावरफुल कैसे हुआ, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को उधार दिया। पहले ये खुद कर्जे में था, पूरी दुनिया वॉर लड़ रही है, ये आइसोलेशन में बैठा हुआ है। इन अदर वर्ड, जब वॉर एंड हुई तो यूएस और उसके सिटीजन जो हैं उनके पास ओवरसीज एसेट मोर थे, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट या सिटीजन जो है ऑन करता था उस टाइम में यूएस में। अब पोस्ट वॉर रिकवरी और डिफिकल्ट हुई। ब्रिटेन जो अपने जो लीडिंग इकोनॉमी था प्री वर्ल्ड के बाद, पर्टिकुलरली इस 4 साल के प्रोलॉन्ग फाइट के बाद, ब्रिटिश ने जो है वो प्री ऑक्युपाइड था वॉर की इंडस्ट्री और डेवलपमेंट इंडिया और जापान में। आफ्टर द वॉर जो है ब्रिटेन को डिफिकल्ट हो गया वो अपनी ओरिजिनल जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको कैप्चर कर पाए इंडियन मार्केट में, जो कम्पीट कर रहा है जापान के साथ इंटरनेशनली। अब मोर एवर जो फाइनेंस करने थे वॉर के जो खर्चे हुए थे, जो उन्होंने लिबरल से लिए थे यूएस से, अब उसको वो कर्जा भी देना है। तो वॉर ने क्या किया, लेड टू इकोनॉमिक बूम, दैट इज लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोड्यूस एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हेन द वॉर, जो वॉर के दौरान तो ये सब कुछ इंक्रीज था, लेबर का डिमांड था, प्रोडक्शन का था, डिमांड का। जब वॉर खत्म हुई ना तो प्रोडक्शन, जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अपना जो एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया, खर्चा भी। पीस टाइम रेवेन्यू को कंपेयर करना था ना, उसके साथ लाना था। तो ये डेवलपमेंट से क्या हुआ, ह्यूज लॉस हुआ जॉब का। इन 1921 1 in every 5 जो ब्रिटिश वर्कर था वो काम से बाहर था। इंडीड जो एंग्जाइटी, जो अनसर्टेनिटी थी काम की, वो एक इंड्योरिंग पार्ट था पोस्ट वर्ल्ड सिनेरियो में। बहुत सी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज जो थी वो क्राइसिस में थी, है ना। कंसिडर द केस ऑफ जैसे वीट प्रोड्यूस का, बिफोर द वॉर ईस्ट यूरोप जो था एक मेजर सप्लायर था वीट का वर्ल्ड को। जब व्हेन दी सप्लाई वाज डिसरप्टेड, जब वॉर की वजह से ये सप्लाई खराब हुई, तो वीट प्रोडक्शन जो है कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ड्रामेटिकली एक्सपेंड कर ली। बट वंस द वार, ओवर प्रोडक्शन जो थी ईस्टर्न यूरोप की वो रिवाइव की गई और क्रिएट ए गल्ट इन द वीट आउटपुट, तो ग्रेन्स के प्राइजेस गिर गए। अब
जैसे ही वॉर खत्म हुई तो यूरोप ने दोबारा से वीट प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की, लेकिन अब वीट की प्रोडक्शन जो है बाकी लोगों ने तब तक इंक्रीज कर दी थी, अब इतनी ज़्यादा हो गई कि वीट के प्राइसेस ही गिर गए और ग्रेन के प्राइसेस गिर गए थे, रूरल इकोनॉमी गिर गई, फार्मर्स की जो है वो कर्जे में चले गए। ठीक है, ये वॉर का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब राइज ऑफ मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन, देखो इन यूएस जो रिकवरी क्विकर थी, वी ऑलरेडी सीन के कैसे वॉर ने जो है बूस्ट की यूएस की इकोनॉमी। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल जो है तो यूएस इकोनॉमी जो है वो रिज्यूम और स्ट्रॉन्ग होगी 1921। एक इंपॉर्टेंट फीचर यूएस इकोनॉमी का 1920 में ये था, वो मास प्रोडक्शन। द मूव की थी कि मास प्रोडक्ट किया जाए, और लेट 19th सेंचुरी में बट इन 1920s क्या हुआ, इट बिकेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इन यूएस एज वेल पाइनियर जो था इंडिया। इसने जो है कार से लेकर जो है एनिमल से लेकर जो है हर चीज़ में जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की, बिकॉज दे वर क्विक टू रिकवर फ्रॉम पोस्ट वर्ल्ड वॉर। दे सम हाउ बिकेम, जैसे डेट्रॉइट्स में नई कार प्लांट्स, शिकागो में स्लोटर हाउसेस, तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो है अपनी जो है, देखो हेनरी फोर्ड ने रिकवर्ड हाई वेजेस बाय रिपीटेडली स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर। तो कार प्रोडक्शन रोज हो गई। रेफ्रिजिरेटर सिमिलरली स्पॉट परचेज इन रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, गैमाफोन्स, ये सारी चीज़ों ने क्या किया, एक रैपिड जो है किया डेवलपमेंट, जो एक्सप्लॉइटेड कैपिटलिज्म था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो यूएस ने रिज्यूम कर लिया जो बाकी लोग करते थे, और बिकेम एक लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर, और बाकी लार्जेस्ट मतलब बाकी कंट्रियों को जो है पैसा देना चाहिए। यूएस इंपोर्ट और कैपिटल और एक्सपोर्ट जो है ऑल्सो बूस्टेड, इसने यूएस की यूरोप की रिकवरी को भी बूस्ट किया और वर्ल्ड ट्रेड को भी, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुआ ओवर द नेक्स्ट 6 years। तो ऑल दिस हुएवर पीरियड वाज टू गुड टू लास्ट। बाई 1920 क्या हुआ, वर्ल्ड वाज फिर प्लंग इन टू डिप्रेशन एंड इट नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं 1930 का। ग्रेट डिप्रेशन, ओके, द ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 के अराउंड बिगेन हुआ, लास्ट हुआ मिड 1930s तक। अब इस पीरियड में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा था कैटास्ट्रोफिक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड जो है डिक्लाइन में जा रहा था। जो एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट था डिप्रेशन का वो वेरिड था अक्रॉस कंट्री, बट इन जनरल जो एग्रीकल्चर रीजन्स और जो कम्युनिटीज़ थी ना, वो एग्रीकल्चर रीजन की जो कम्युनिटीज़ थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई। इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्राइजेज जो हैं वे ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन द प्राइजेज ऑफ जो इंडस्ट्रियल गुड थे। वो जो एग्रीकल्चर प्राइजेज वो ज़्यादा कम हुए जो इंडस्ट्रियल गुड के कंपैरिजन में। तो डिप्रेशन ने जो ना वो काज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल फैक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे फ्रेजाइल था वर्ल्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी जो कितनी फ्रेजाइल थी। फर्स्ट एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन ए प्रॉब्लम, फिर जो है वो फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस। देखो पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अब उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी गिर गए। तो क्या हुआ, दिस वॉज मेड बाई वर्स बाई फॉलिंग एज जैसे ही प्राइसेस कम हुए, जो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो, तो फार्मर्स ने जो है प्रोडक्शन एक्सपैंड करने की कोशिश की कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो प्रोड्यूस जो है मार्केट में मेंटेन किया जाए ताकि उसकी इनकम बढ़े, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बेचो। अब इससे जो है मार्केट की और प्रॉब्लम्स बढ़ी और प्राइसेस जो है और कम हो गए, और फार्मर्स जो है ना वो रोटेड फॉर लेक ऑफ बायर, अब वो ढूंढ रहे हैं, को खरीदने को नहीं मिला। तो सेकंड जो क्या हुआ, मिड 20s में क्या हुआ, बहुत सी कंट्रीज ने फाइनेंस की थी इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू लोन्स, अपना फाइनेंसेस जो अपने इन्वेस्टमेंट किया था वो यूएस से लोन लेके। अब वाइल इट ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज ए लोन इन यूएसए वाइल गोइंग वाज गुड। अब जब यूएस से लोन लेना इजी था, जब पैसा यूएस में था, यूएस के जो ओवरसीज लेंडर थे वो पैनिक कर गए फर्स्ट ट्रबल में। इन द फर्स्ट ऑफ 1920 सेंचुरी जो यूएस के ओवरसीज लोन अमाउंट था ना वो $1 बिलियन था। ईयर लेटर इट वाज क्वार्टर ऑफ दैट, और कंट्रीज जो डिपेंडेंट थी क्रूशली ऑन यूएस लोन पे, अब जो है उनको क्राइसिस आ गया, अब उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो विड्रॉल जो है यूएस लोन से अफेक्ट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिफरेंट वेज में। यूरोप में जो है फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स, कोलैप्स ऑफ करेंसी जैसे सच एज ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, लैटिन अमेरिका और जो बाकी थी वहाँ पे स्लम्प इन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल में यूएस ने अटेम्प्ट किया प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इकोनॉमी डिप्रेशन में, वो अपना इंपोर्ट डबल करके इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लाई कि बाहर से चीज़ें कम आए। ये एक और सीवियर ब्लो था वर्ल्ड के ट्रेड पे। अब यूएस की जो ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी मोर सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। अब प्राइजेस जो हैं वो गिरे और प्रोस्पेक्ट जो है डिप्रेशन का, विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन, अब यूएस बैंक्स जो थी उन्होंने स्लैश कर दिया डोमेस्टिक लैंडिंग, और कॉल्ड बैक जितने भी लोन्स उन्होंने बाहर दिए थे वो उन्होंने वापस लेने शुरू कर दिए।
अब फार्मर्स जो हैं वो अपनी हार्वेस्ट बेच भी नहीं पा रहे थे, हाउस होल्ड्स जो थे वो पूरी तरह के रूइंड हो गए थे, बिजनेसेस क्लैप्स हो गई थी, फाइनेंस वेयर फॉलिंग, इनकम एंड मेनी हाउस होल्ड इन यूएसए वो अपना जो है कुड नॉट पे, वो जो लोन अपने लिए वो भी नहीं पे कर पा रहे थे, उन्हें जो है अपने घर बेचने पड़े, कार्स, बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज़। तो कंज्यूमर प्रोस्पेरिटी जो थी 1920 में वो डिसअपियर होगी लाइक ए पफ ऑफ डस्ट, मतलब एक धूल की तरह। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रजेस में काम करने चले गए, वर्क्स जो है काम मिली ना, अल्टीमेटली यूएस का फिर बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गया एट लास्ट, हुआ अनएबल टू, जो वो इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवरी नहीं कर पाए, कल लोन कलेक्ट नहीं कर पाए, डिपॉजिटर को रीपेमेंट नहीं, जो थाउजेंड्स ऑफ जो बैंक्स थी वो बैंकरप्ट हो गई और वो बंद हो गई। जो नंबर ऑफ फिनोमेना इन 1930 ओवर 4000 बैंक्स जो है क्लोज हो गई। बाई 1929 टू 1930 1,10,000 कंपनी कलैप्स हो गई। बाई 1935 ए मोडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी वाज अंडर वे इन मोस्ट इकोनॉमिक कंट्री। जो ग्रेट डिप्रेशन था वो वाइड स्प्रेड इफेक्ट हुआ सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे, और पीपल्स माइंड्स जो है वो प्रूव्ड टू बी मोर एंडोरिंग। अब इंडिया में क्या हुआ, if we look at the impact of depression in India, we will realize कि how integrated global economy has become by the early 20th century। that जो टर्मर ऑफ क्राइसिस था ना एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो जो है क्विकली रिले हुआ दूसरे पार्ट में, जो हमारे अफेक्ट की लोगों की लाइफ्स, इकोनॉमी और सोसाइटी वर्ल्ड वाइड। 19th सेंचुरी में कॉलोनाइज्ड इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चर गुड्स और इंपोर्टर था मैन्युफैक्चरिंग का। डिप्रेशन ने इमीडिएटली अफेक्ट किया इंडियन ट्रेड को। इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो हाफ हो गया 1920 और 34 में। इंटरनेशनल प्राइसेस खत्म हो गए, सेम कंडीशंस जो वर्ल्ड में होगी, पीजेंट फार्मर जो है वो सफ़र कर रहे थे अर्बन ड्वेलर से भी ज़्यादा। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है कम हो गए थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कम करने से मना कर रही थी, उन्हें उतना रेवेन्यू चाहिए, उतने टैक्सेस चाहिए। तो जो जूट प्रोड्यूस बंगाल में हुआ, जो ग्रेट रॉ जूट था वो प्रोसेस्ड हो रहा था फैक्ट्री में, लेकिन एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही इनफान, गनी बैग्स में, बट जो गनी एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी क्लैक्स हो भी, जो गनी बैग्स की। अब प्राइजेज जो है रॉ जूट के वो क्रैश हो गए मोर देन 60%। पीजेंट्स जो थे जिन्होंने पैसा जो है मनी लेंडर से बोरोज किए हुए थे वो उन्हें पे ही नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ, फेमिनाइन हुआ बंगाल में। तो ग्रेट जो है ना महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ 1931। तो डिप्रेशन जो है मूव लेस ग्रिम टू फ्रॉम अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ प्राइजेज, जो फिक्स्ड इनकम थी। अब ये सारी चीज़ें जो है कोस्ट इंडस्ट्रियल पीपल वेर थाउजेंड्स, जो फेमाइन हुए उसमें लाखों लोग भी मरे। फिर रीबिल्डिंग शुरू हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया आफ्टर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर एक्सिस पावर नाजी जर्मनी, जापान और इटली और अलाइड फॉर ब्रिटिश सोवियत यूनियन यूएस, इसके अलग इम्पैक्ट हुए। वंस अगेन डेथ और डिस्ट्रक्शन नॉर्मस 60 मिलियन पीपल और 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 1939 में जो है इज बिलीव टू बी किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर। मिलियंस वेर इंजर्ड। सेम कंडीशन इंडिया में हुए। यूएस देखो ना, यूएस एमर्ज हुआ पावरफुल है ना। पोस्ट वर्ल्ड सेटलमेंट में जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें बनी, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या, इसके बारे में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने जो है 2 की लेसन सीखे इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से, कि फर्स्ट के इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बेस्ड ऑन जो मास प्रोडक्शन है वो सस्टेन नहीं कर पाती विदाउट मास कंजम्पशन। कि हम मास प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन मास कंजम्पशन के लिए भी लोग होने चाहिए, ठीक है। मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजम्पशन के लिए भी लोग उन्हें तभी सस्टेन कर पाएंगे। बट इंश्योर करने के लिए मास कंजम्पशन यहाँ नीड है कि हाई और एक स्टेबल जो है इनकम हो, और इनकम ऐसी कि जो स्टेबल हो इफ़ एम्प्लॉयमेंट आर अनस्टेबल। इनकम अब स्टेबल नहीं होगी जब तक एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी। दिस स्टेबल इनकम के लिए रिक्वायर्ड स्टेडी फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब बट मार्केट अलोन जो है वो जनरेट नहीं कर सकती फुल एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ेंगे मिनिमाइज करने के लिए फ्लक्चुएशन प्राइजेस की, आउटपुट की और एम्प्लॉयमेंट की। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर ओनली थ्रू दी इंटरवेंशन ऑफ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी इंश्योर की जा सकती है जब गवर्नमेंट की इन्वेंशन होगी, फ्री मार्केट से कुछ नहीं होता। तो सेकंड लेसन रिलेटेड टू इकोनॉमिक, कंट्री के इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो गोल था कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ऐसे ही अचीव की जाती है अगर गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल है कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल और लेबर। थोज इन ब्रीफ जो मेन एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रिजर्व करे, फुल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। तो फ्रेमवर्क एग्री किया गया। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो हुई 1944 में, इसने ब्रिटेन वुड में इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया।
जो डील करेगी एक्सटर्नल सरप्लसेस के साथ और डेफिशिएट के साथ अपने मेंबर नेशन की। मतलब कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन जैसे चीज़ें जो पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक है, ये इसका इंस्टीट्यूशन सेटअप कब किया गया, जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन करेगा। IMF जो वर्ल्ड बैंक है, इनको रेफर किया जाता है एज ए ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन और समटाइम एज ए ब्रिटेन वुड ट्विंस। ये पोस्ट जो वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, ये ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज ए ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो है 1940, डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस की वो कंट्रोल की जाती है जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर से। US जो है इफेक्टिवली जो राइट ऑफ द वीटो है ओवर की IMF और वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। इन लोगों ने जो है, इन इंस्टीट्यूशंस ने जो है पोस्ट वॉर जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है ना, वो इनॉग्रेट किया एक एरिया ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम। जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस इन जापान, वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो ग्रो हुआ एनुअली 8% इन 50-70 और नियरली 8%। इनकम जो है वो भी इंक्रीज हुई नियरली 5। जो ग्रोथ हुआ है मोर स्टेबल विदाउट लोअर लार्ज फ्लक्चुएशन। तो इस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मच ऑफ दिस पीरियड, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल ये 5% से कम रहा है जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं ज़्यादातर। ये डिकेड ने जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, इंटरप्राइजेज हुआ, डेवलपिंग कंट्री वे जो है वो हरी थे कैच अप करने के लिए जो एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री है। देयरफॉर जो इन्वेस्टमेंट जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है जो इंपोर्ट हुआ इंडस्ट्रियल प्लांट इक्विपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फीचर है इस एरियाज में। फिर आता है डीकोलोनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ना वो डिज़ाइन थे कि फाइनेंशियल नीड को इंडस्ट्रियल कंट्री के मीट करने पे, लेकिन वो क्या है, वो इक्विप नहीं थे कोप करने के लिए कि जो चैलेंजेस पॉवर्टी के और लेक ऑफ डेवलपमेंट है कुछ फॉर्मर कॉलोनीज़ में जो यूरोप से अभी भी आज़ाद हुई है जो अब। बट एज यूरोप और जापान जो रैपिडली अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे और लेस डिपेंडेंट थे किस पे, IMF और वर्ल्ड बैंक पे। थोज जो लेट 1950 ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है वो शिफ्ट होने लगे अपनी अटेंशंस कहाँ से, मोर टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों, एज कॉलोनीज जो मोस्ट ऑफ द जो लेस डेवलप्ड रीजन थे वर्ल्ड के वो थे पार्ट ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नाउ आयरनिकली जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो उन्हें अर्जेंट प्रेशर था कि वो अपनी लिफ्ट करें अपनी पॉपुलेशंस को इस पॉवर्टी इस गरीबी से बाहर, और गाइडेंस इसको किसने दी, इंटरनेशनल एजेंसी जो डोमिनेट की करती थी बाय फॉरेन कॉलोनियल पावर। इवन आफ्टर मेनी ईयर ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थी वो फिर भी कंट्रोल कर रही थी बहुत सी वाइटल मिनरल लैंड रिसोर्सेज जो हैं इन कॉलोनीज में। अब जो लार्ज कॉपरेशन जो अदर पावरफुल कंट्रीज थी फॉर एग्जांपल US, उन्होंने ऑल्सो मैनेज टू सिक्योर कुछ राइट टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज को नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत चीपली एट द सेम रेट। जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं वो डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द जो फास्ट ग्रोथ हुआ वेस्टर्न इकोनॉमी का जो 1950-60s में, उन्हें इतना डेवलप। देयरफॉर उन्होंने ऑर्गेनाइज किए अपने ग्रुप जैसे G77 है कि डिमांड करने लगे कि नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बाई NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दे मेंट कि जो वो सिस्टम जो रियल कंट्रोल दे नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंट हो, असिस्टेंस हो, फेयर प्राइस हो रॉ मटेरियल का, बेटर एक्सेस हो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का डेवलप कंट्रीज और मार्केट में, मतलब एट द एंड इंटरेस्ट। तो एंड ऑफ ब्रिटेन वुड और बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो डिस्पाइट द ईयर ऑफ जो स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सब कुछ हो रहा था 1960 में जब कॉस्ट ऑफ जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्होंने क्या किया, US की वीकन होगी फाइनेंसिस एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। तो US डॉलर जो है अब कमांड में नहीं था और कॉन्फिडेंस में नहीं था वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। इट कुड बी मेंटेन की जो वैल्यू थी इन रिलेशन टू गोल्ड। दिस इवेंचुअली ये क्या हुआ, इससे कोलैप्स हो गया, एक फिक्स एक्सचेंज रेट था और इंट्रोड्यूस हुआ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्रॉम मिड 70 जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम थे उन्होंने भी बहुत सारे अपने वेज जो है इंपॉर्टेंट चेंज कर लिए। जो अर्लियर डेवलपिंग कंट्री से कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, बट नाउ दे हैव टू फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। दिस लेड टू ए पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्री एंड लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीकन लैटिन। देखो पहले डेवलपिंग कंट्रीज जो थे ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन्स मांग सकते थे डेवलपिंग नेशन के लिए, बट अब वो फोर्स हुए कि वेस्टर्न जो कमर्शियल बैंक है वहाँ से पैसा लगे, और इससे क्या हुआ एक डेप्ट क्राइसिस शुरू हो गया डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, और इनकम और फिर पॉवर्टी इंक्रीज हुई स्पेशली जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका है। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ने वाज हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से हिट हुआ 1970s में, फिर से राइजिंग हाई अंटिल 1990 तक। तो लेट 1990 में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी ऑपरेशंस जो है प्रोडक्शन के शिफ्ट करने लगे जहाँ पे जो है लेबर की जो है ना कॉस्ट कम है, लो वेजेस, जैसे एशिया में। तो चाइना ने जो है हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस 1949। लेकिन नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना ने की जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सोवियत स्टाइल ऑफ कम्युनलिज्म, तो ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इन द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वेजेस जो है वो रिलेटिवली जो है वो लो थे इन कंट्री लाइक चाइना। तो बड़ी बड़ी MNCs जो हैं यहाँ इंटरेक्ट हो रही, मोबाइल फ़ोन्स से लेकर बहुत सी TV इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टॉयज़ मोबाइल। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि लेबर को कम पैसा मिलता है तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कैपिटलिस्ट, तो यहाँ शिफ्ट होने लगे।
तो री एलोकेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का, जो लो वेजेस कंट्रीज हैं, और वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो जो है वापस जो है एशिया की तरफ आया। जोग्राफिकली जो ट्रांसफॉर्म, जैसे इंडिया और चाइना, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, या ब्राज़ील है, यहाँ पे क्विक रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, समझे। इस तरीके से जो है एक एक टू एंड फ्रो जो है इकोनॉमिक हुआ। ये कोई ग्लोबलाइजेशन जो है, ये कोई पिछले 10-20 साल का जो है नहीं है फिनोमेना। ये फिनोमेना 300 ईयर्स और प्रोबेबली 3000 ईयर्स का है। कल्चरल एक्सचेंज जो है ओवर द ईयर्स कैसे फ्लक्चुएट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर ग्रेट डिप्रेशन, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर ब्रिटेन वुड, फिर क्राइसिस इन ब्रिटेन वुड, एंड देन फिर ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट, फिर ये रशिया इतना, चाइना जो है क्लोज्ड इकोनॉमी था 1949 से, फिर पास्ट जो है पोस्ट सोवियत यूनियन 90s के बाद, 1990s के बाद उसने अपनी इकोनॉमी खोली, तो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आ गई क्योंकि यहाँ चीप लेबर थी, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट जो है और ग्लोबलाइजेशन जो है ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री में हुआ है। ओके, इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू।